नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज। और आज का मुद्दा सीधे देश के संविधान की आत्मा से जुड़ा है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या संविधान से सेक्युलर और सोशलिस्ट यानी धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जैसे शब्दों को हटाने की वकालत संविधान की शुद्धि है या फिर वैचारिक सत्ता की स्थापना की पहली सीढ़ी। देश की सबसे बड़ी सांस्कृतिक संगठन माने जाने वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने एक बार फिर यह वैचारिक बहस छेड़ दी। इस बार मांग है कि संविधान की मूल प्रस्तावना लागू करने की मांग। संघ की साप्ताहिक पत्रिका ऑर्गेनाइजर में लिखा गया है कि सेक्युलर और सोशलिस्ट जैसे शब्द संविधान में जोड़े गए वैचारिक बारूदी सुरंग है, यानी वैचारिक बारूदी सुरंग के तौर पर उसका इस्तेमाल किया गया, जिनका असली उद्देश्य था धार्मिक मूल्यों को कमजोर करना और राजनीतिक तुष्टीकरण को बढ़ावा देना। इस लेख में दोनों शब्दों को हटाने की मांग एक बार फिर की गई है और संविधान की मूल प्रस्तावना को बहाल करने की भी मांग की गई। अब आपको इससे सहयोग कह सकते हैं या फिर रणनीति, लेकिन इस बहस को चंद रोज पहले हवा दी गई थी संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले के एक स्टेटमेंट में, जब उन्होंने खुलकर कहा था कि सेक्युलर और सोशलिस्ट जैसे शब्दों को संविधान की प्रस्तावना से हटा देना चाहिए। उधर कांग्रेस ने भी इन सभी मुद्दों को लेकर अपना मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस का कहना है कि राज्यसभा सांसद जयराम रमेश दरअसल संघ पर इस मुद्दे को लेकर सीधा निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 1949 से ही आरएसएस संविधान का विरोध करता रहा है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह संविधान पर हमला है या संविधान की मूल प्रस्तावना को लागू करने की नीति। क्या यह अंबेडकर और नेहरू के विचारों का अपमान है या भारतीय परंपरा का सम्मान। और आज की डिबेट में हमारे साथ कांग्रेस, बीजेपी, संघ विचारक, संवैधानिक जानकार और धर्मनिरपेक्षता के पक्ष विपक्ष में खड़े राजनीतिक योद्धा भी खड़े हैं और हम उनसे पूछेंगे वो सवाल जो आप पूछना चाहते हैं, बिना डरे बिना रुके। लेकिन सबसे पहले संघ के बयान और उस पर प्रतिक्रिया को हम सुन लेते हैं एक बार और फिर बहस को आगे बढ़ाएंगे और फिर आपको बताएंगे पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में वो सवाल जिनका सीधे जनता ने जवाब दिया। इस आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में, प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़े गए हैं। राय साहब, आप इस विषय के बारे में कभी बोलेंगे या लिखे तो मुझे मालूम नहीं है, देखता हूं। 2 शब्द जोड़े हैं। हम सब लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में, ये विचार होना चाहिए। The RSS never accepted this Constitution of India and its foundational pillars of social justice, economic justice, political justice, saying that this Constitution did not derive inspiration from the ideals of Manu. It was not based on Manu's Smriti. I would just make a request to him. Just take few minutes, take the trouble of reading this judgment of the Supreme Court given by the Chief Justice, the then Chief Justice, Sanjeev Khanna. मैं सवाल करना चाह रही हूँ, आज़ादी के इसमें आप कहाँ थे? जब संविधान बन रही थी आपने कुछ सलाह दिया था क्या? कौन सी सलाह दिए थे? आपने कभी पढ़ा संविधान? आप संविधान समझते हैं? अगर संविधान समझते हैं तो आज के दिन ये जो हो रहा है देश भर में, ये इसके बारे में आप समझाइए मुझे। देखो, ये आरएसएस के यही है, इनको आधी से कम जानकारी होती है और इधर उधर की बात करने की पुरानी आदत है कि 77 में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी तो जनसंघ जनता पार्टी के हिस्से में था। 42वां संशोधन जो हुआ था उसकी कई चीज़ें उन्होंने चेंज की, तो उसमें सेकुलर वर्ड आप चेंज कर देते, आपकी तो सरकार थी, क्यों नहीं चेंज किया। तो एक बार फिर ऑर्गेनाइजर में जो लेख छपाया और उसके बाद जो हमने जनता से सवाल पूछे, उन सारे मुद्दों पर हम अब अपने गेस्ट के साथ, हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनके साथ में चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर अजय आलोक, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो जुड़ रहे हैं। नीरज मिश्रा, कांग्रेस के प्रवक्ता, भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से साफ शब्दों में कहा गया है कि ये संविधान का ढांचा बदलने की कोशिश मानी जा सकती है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार, प्रवक्ता है जनता दल यूनाइटेड के, समाजवाद के नाम पर जो पार्टियां बनी हैं उनको वो इस डिबेट में हिस्सा लेते हुए उनकी मुखालफत करेंगे। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर संजय कुमार, को डायरेक्टर है सीएसडीएस के और सेफोलॉजिस्ट भी है, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। और चर्चा शुरू करने के पहले
यानी संघ की जो मांग है खास करके, और ऑर्गेनाइजर में दत्तात्रेय होसबले के बयान के बाद जो उन्होंने मांग एक बार फिर दोहराई है ऑर्गेनाइजर में, उस मांग को लेकर हमने जनता से भी कुछ सवाल पूछे, क्योंकि जनता के जो जवाब आए उसको लेकर हम इस डिबेट की शुरुआत करें। हमने लोगों से क्या सवाल पूछे? हमने पूछा कि इन सवालों के नतीजे और सवाल आपके सामने हम पहले रखेंगे और उसके बाद कितने फीसदी लोग क्या कहते हैं उसको लेकर हम बातचीत शुरू करेंगे। तो सबसे पहला सवाल यह था कि आपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है क्या? क्योंकि आमतौर पर प्रीएम्बल लोग पढ़ते हैं, भारत में खास करके स्कूल में भी प्रीएम्बल पढ़ाया जाता है, प्रस्तावना पढ़ाई जाती है। तो क्या आपने ये पढ़ा था क्या? तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर विपक्ष के 40.8% लोगों ने कहा कि हाँ हमने ये प्रस्तावना पढ़ी है। जो एनडीए के समर्थक हैं उनमें से 45.2% लोगों ने कहा कि हाँ हमने ये संभावना पढ़ी, और जो अन्य ना इंडिया अलायंस के साथ में या एनडीए के पक्ष में है उन लोगों ने भी कहा कि हाँ हमने ये प्रस्तावना पढ़ी है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 45% तक लोग ये कह रहे हैं कि हाँ हमने ये प्रस्तावना पढ़ी है। प्रस्तावना हमने नहीं पढ़ी हुई है, प्रीएम्बल हमने नहीं पढ़ा है। विपक्ष से जुड़े 37.5% लोग कह रहे हैं कि हमने प्रस्तावना नहीं पढ़ी है। 36.6% एनडीए के समर्थक लोग भी कहते हैं कि हाँ हमने भी ये प्रस्तावना नहीं पढ़ी है। अन्य में 28.8% जो कह रहे हैं कि हमने ये प्रस्तावना नहीं पढ़ी है। हमने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है ये भी कहने वाले लोग हैं, लेकिन उनकी संख्या काफी कम है। अगर विपक्ष में देखें तो 21.7% लोग कहते हैं कि हाँ हमें पता नहीं कि हमने ये प्रीएम्बल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। एनडीए समर्थक जो है 18.2% लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता कि हमने ये प्रस्तावना पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, और अन्य में करीब 23.9% लोग कहते हैं कि हाँ हमें नहीं पता कि ये प्रस्तावना हमने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। दूसरा सवाल जो हमने जनता को जाकर पूछा कि क्या आप जानते हैं कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान प्रीएम्बल में जोड़े थे, क्योंकि प्रस्तावना में ये शब्द पहले नहीं थे और आपातकाल के दौरान 1976 में ये शब्द जोड़े गए थे। लेकिन क्या ये लोगों को पता है? ये भी हमने उनको पूछा। तो जो विपक्ष में इंडिया अलायंस से जुड़े लोग हैं उनमें से 1% लोग कह रहे हैं कि हाँ हमें यह पता है कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान ये शब्द जोड़े गए हैं। लेकिन एनडीए के समर्थकों में इसकी जानकारी ज्यादा है। 46.7% लोग कह रहे हैं कि हाँ हमें पता है कि ये आपातकाल के दौरान जोड़े गए, और अन्य में भी करीब 35.3% लोग कहते हैं कि हाँ हमें पता है कि आपातकाल के दौरान ये जोड़े गए हैं। वही हमें नहीं पता है कि ये आपातकाल के दौरान जोड़े गए हैं, ये कहने वाले भी विपक्ष के 30.2% लोग कहते हैं कि हाँ हमें नहीं पता कि ये आपातकाल के दौरान जोड़े गए हैं। जबकि एनडीए समर्थक 22.8%, एनडीए के भी समर्थक ऐसे लोग हैं कि जो कहते हैं कि हमें नहीं पता कि आपातकाल के दौरान जोड़े गए, और कह नहीं सकते। उसमें भी विपक्ष से जुड़े 26.8% लोग कहते हैं कि हम नहीं पता नहीं हमें किस तरीके से वो आपातकाल के दौरान जोड़े हैं या उससे पहले जोड़े हैं, लेकिन जोड़े हैं ये हमको पता है। वही 30.5% एनडीए समर्थक लोग वो भी कह रहे हैं कि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। तीसरा अहम सवाल, क्या धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद ये दो शब्दों को हटा दिया जाना चाहिए और अंबेडकर के तैयार संविधान की मूल प्रस्तावना को बहाल किया जाना चाहिए? इसकी मांग बहुत सालों से देश में की जा रही है। कई बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी इसको लेकर खटखटाया गया था, लेकिन जब यह सवाल पूछा गया कि क्या मूल प्रस्तावना जो थी जिसमें ये दो शब्द नहीं थे, क्या उसे लागू किया जाना चाहिए, तो विपक्ष से जुड़े 36.6% लोग कहते हैं कि हाँ ये जो मूल प्रस्तावना है वही लागू होनी चाहिए। जबकि एनडीए के समर्थक 60.6% लोग एनडीए समर्थक मानते हैं कि हाँ जो मूल प्रस्तावना 1950 में लागू की गई थी वही प्रस्तावना फिर से एक बार लागू होनी चाहिए, जो दो शब्द उसमें से हटने चाहिए। कुल मिलाकर यही कहने की कोशिश उनकी। और जो अन्य है उसमें 44.1% जो दोनों ही दलों से नहीं जुड़े हुए हैं वो भी कहते हैं कि हाँ 44.3% लोग कहते हैं कि हाँ इस मूल प्रस्तावना को लागू किया जाना चाहिए। नहीं कहने वालों में विपक्ष में 53.4% लोग हैं जो कहते हैं कि हाँ इन पुरानी प्रस्तावना को लागू नहीं किया जाना चाहिए, जो प्रस्तावना चल रही है वही
जारी रहनी चाहिए। जबकि एनडीए में भी ऐसे लोग हैं, ऐसे समर्थक हैं एनडीए के, जो कहते हैं कि मूल प्रस्तावना को बहाल नहीं किया जाना चाहिए। 24.2% लोग, और अन्य में 37.4% लोग कहते हैं कि हाँ, ये जो मूल प्रस्तावना है उसे लागू नहीं किया जाना चाहिए, जो अभी चल रही है वो ठीक है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हाँ कहने वाले 48.3% लोग हैं कि मूल प्रस्तावना लागू की जानी चाहिए, और नहीं लागू की जानी चाहिए कहने वाले 38.1%, यानी ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि हाँ, मूल प्रस्तावना लागू होनी चाहिए। ये लोगों का मानना है, उनको उन पर ये जो बहस पहुंची है उसके आधार पर क्या है। और चौथा सवाल, 6 सवाल कुल मिलाकर हमने पूछे हैं, लेकिन चौथा सवाल अगर हम आपके सामने रखें कि आपके अनुसार भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर इस शब्द का अर्थ क्या है, क्योंकि ये संविधान का ढांचा माना जाता है एक तरीके से। तो धर्मनिरपेक्ष इस शब्द का अर्थ क्या है? तो लोगों ने कहा सभी धर्मों का के प्रति आस्था रखना, ये एक इसका मतलब है, यानी सभी धर्मों को समान समझना, ये उसका एक मतलब निकल सकता है। तो 79.6% लोग जो विपक्ष से जुड़े हुए हैं वो कहते हैं कि हाँ, यही इसका मतलब निकल सकता है। जबकि एनडीए में भी 60.7%, यानी ज्यादातर एनडीए के समर्थक भी यही मतलब धर्मनिरपेक्ष का निकालते हैं कि सभी धर्मों को के प्रति आस्था होनी चाहिए, और अन्य भी 75.2% लोग ये कहते हैं। दूसरा जो उसका एक अर्थ निकाला जाता है आमतौर पर कि धर्म और राज्य अलग अलग है, और तभी वो राज्य दरअसल सेक्युलर कहा जाता है, धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। उसमें विपक्ष से जुड़े भी 5.3% लोग कहते हैं कि ये इसका मतलब है, जबकि एनडीए से जुड़े ज्यादातर लोग ये समझते हैं, 7.2% लोग ये समझते हैं कि धर्म और राज्य अलग अलग है। ये इसका मतलब समझने की कोशिश वो कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अलग अलग मतलब जो इस पूरे मामले के निकालने की कोशिश की गई है, उसके आधार पर अगर हम देखें तो सार्वजनिक जिंदगी में धर्म का दखल नहीं होना चाहिए। विपक्ष से जुड़े 5.3% लोग कहते हैं कि सार्वजनिक जिंदगी में धर्म का दखल नहीं होना चाहिए, 5.3%, और 8.7% एनडीए के लोग धर्मनिरपेक्ष शब्द का यह मतलब निकाल रहे हैं। कुछ और अन्य भी 5.6% और 10.4% अपना अपना मतलब एनडीए के समर्थक भी निकाल रहे हैं, और उसके साथ साथ विपक्ष भी निकाल रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को, फिर भले वो एनडीए के समर्थक हो, विपक्ष हो या अन्य हो, 70.6% लोगों को लगता है सभी धर्मों के प्रति सम्मान रखना यही धर्मनिरपेक्ष शब्द का असली मतलब है। और भी 2 सवाल हमने पूछे हुए हैं, उसको लेकर भी हम चर्चा में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय आलोक जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। इनका स्टेटमेंट इस बात पर आया था कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर धर्मनिरपेक्ष और सोशलिस्ट, सेक्युलर और सोशलिस्ट इन शब्दों को हटा दिया जाए। लोगों की राय भी हमने सामने रखी है। कुल मिलाकर लोगों को पता है कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन बहुत ही ओवरवेलमिंग तरीके से लोग ये भी नहीं कहते कि हाँ, पुरानी प्रीएम्बल पर लौट जाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ओवरवेलमिंग तरीके से ये भी नहीं कह रहे हैं कि नहीं, पुराने प्रीएम्बल पर लौटना ठीक नहीं होगा। क्या आपकी सोच है? क्या आपको लगता है कि अब यह मौका आया है कि इन 2 शब्दों को हटा देना चाहिए? देखिए साहिल जी, सबसे पहली बात कि दत्तात्रेय होसबोले जी ने ये कभी नहीं कहा था कि मैं ये मांग करता हूँ। उन्होंने कहा था कि देश में अब इस पर विमर्श होना चाहिए कि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म, ये 2 शब्द हमारे संविधान के मूल भावना में जो घुसाए गए थे जबरन, और वो भी तब जब सारे विपक्ष के लोग जेल में आराम कर रहे थे, कर्टसी हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उसकी हमें आज की मायने में ज़रूरत है कि नहीं, ये उन्होंने मांग की थी। देखिए, मांग मानना नहीं मानना अलग बात है, वो संसद का काम है। संसद में सरकार क्या करती है, विपक्ष क्या करता है, पारित होता है, नहीं होता है, कैसे होता है, वो बहुत दूर की कौड़ी है, उस पर नहीं चलते हैं अभी। लेकिन ये बात तो मानना पड़ेगा ना कि उस वैचारिक विमर्श की शुरुआत हो चुकी है देश में। आपके ये जितने आंकड़े निकले हुए हैं, जिसने भी सर्वे किए हैं, कम से कम उतने लोग के पास आप पहुँचे तो उतने लोग को पता, जिनको नहीं भी पता था कि ये नया प्रीएम्बल हमारा बना 1976 में, उनको पता लग गया कि पुराने प्रीएम्बल में क्या था। अब वो गूगल सर्च करेंगे, एआई लेंगे, सब कुछ पुराना प्रीएम्बल देखेंगे, नया प्रीएम्बल देखेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि ये करने की ज़रूरत क्यों पड़ी भाई। जब बाबा साहब ने हमारा संविधान दिया था तो बाबा साहब ने सोच समझ के संविधान दिया था, सारे संविधान का ढांचा इसी तरह से दिया था। और बाबा साहब ने बेकायदा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मीटिंग में लगातार ये कहा भी था कि ये शब्द को डालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बाबा साहब का
बहस है जो कि अंकित है संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बहस में, फिर लोग सोचेंगे कि ये करने की क्या जरूरत पड़ी। ये होता है विमर्श। ये सोचना ही हम जीत है उस विचार की जो कहता है कि बाबा साहब के अमूल सिद्धांत को, अमूल संविधान को उसके वापस लौटाया जाए। आपने अभी अपने ओपनिंग डिबेट में कहा कि संघ क्या वैचारिक सत्ता की स्थापना चाहता है, तो आपका क्या मानना है? 1976 के पहले ये दो शब्द जब नहीं थे तो संघ की वैचारिक सत्ता थी क्या इस देश में? नहीं। ये सवाल मूल रूप से गलत है कि ये दो शब्द हट जाएंगे तो संघ की वैचारिक सत्ता की स्थापना हो जाएगी। अरे संघ इस देश का अंग है भाई, संघ इस देश से अलग नहीं है, इसी देश का हिस्सा है संघ। दूसरी बात, क्यों लोग ये ऐसा विमर्श चाहते हैं, क्यों लोग ऐसी मांग करते हैं? जैसे आपके सर्वे में कहा कि इतने प्रतिशत लोग चाहते हैं कि ये हो, इतने प्रतिशत चाहते हैं कि हो जाए, चाहे पक्ष या विपक्ष। क्यों लोग ऐसा मांग करते हैं? जरा सोचिए जरा। कांग्रेस के राज में या यूपीए के राज में या थर्ड फ्रंट के राज में ऐसी मांगे क्यों नहीं उठती थी? क्योंकि लोग को अपेक्षा है कि संविधान में बहुत सारे गलत को इसी मोदी सरकार ने सही किया है, इसलिए लोगों को अपेक्षा है। धारा 370 35A ऐसा ब्लॉट हमारे संविधान पे कभी नहीं लगा था जिसको मोदी सरकार ने हटाया संवैधानिक तरीके से, और आज कश्मीर को इंटीग्रेट किया। ये देश 70 साल से एक देश दो संविधान दो निशान पे चल रहा था। इंटीग्रेशन ही नहीं था कि जम्मू कश्मीर का, जो कि पहली बार हुआ। क्या ये पहले नहीं हो जाना चाहिए था? पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे ये घिसते घिसते घिस के गायब हो जाएगा। नहीं गायब होता है सरकार, घिसते घिसते हटाना पड़ता है, जड़ें काटनी पड़ती है, जो कि मोदी सरकार ने काटा। 3 तलाक पूरे विश्व में किसी इस्लामिक देश में नहीं है, हमारे देश में लदा हुआ था। क्यों भाई? कुछ नहीं उस पर। यूसीसी एक प्रस्ताव है जो हमारे संविधान में प्रस्ताव दिया हुआ है कि हमारे संविधान कहता है कि यूसीसी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट दर्जनों बार सरकार को, हमारी भी सरकार को कह चुका है इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। कमेटी बनी हुई, विचार कर रहे हैं, धीरे धीरे लाएंगे। और मॉडल कोड पे हमने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है, उत्तराखंड में लग चुका है, बाकी सब जगह ट्रायल चल रहा है, देशव्यापी विमर्श हो रहा है, इसको भी लागू करेंगे। तो मोदी सरकार से लोगों की अपेक्षा है कि जो आज तक गलत हुआ वो सही अब करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए वैचारिक विमर्श हो रहा है। और मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने इस टॉपिक को उठाया, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से फिर यह वैचारिक विमर्श लाखों करोड़ तक पहुंचेगा। जिनको नहीं पता है वो फिर पता करेंगे कि 1976 में क्यों जोड़ा था, क्या जरूरत थी समाजवाद और सोशलिज्म की बात करने की। जब हम बात एक तो हमेशा अच्छी है अजय आलोक जी, मैं आपके इस बात से सहमत हूं निकले थे कि देश के प्रीएम्बल में जो चीजें लिखी गई है, ये चीजें क्यों लिखी गई है उस पर देश की जनता जाने और उस पर बहस हो, यह भी बहुत जरूरी है। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है वो भी समझना बहुत जरूरी होगा। नीरज मिश्रा, आपके पास आने के पहले मैं सिर्फ एक सवाल डॉक्टर अजय आलोक आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि 1998 में जब प्रधानमंत्री वाजपेयी सत्ता पर थे, तब उनके समय पे भी, जब बीजेपी की या एनडीए की सरकार थी, तब भी संविधान की समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाई गई थी और उसमें भी यह मुद्दा उठा था कि क्या जो प्रीएम्बल में ये 2 शब्द हैं, इन 2 शब्दों का क्या करें, क्योंकि ये मूल प्रस्तावना में नहीं थे, जो मूल प्रीएम्बल था उसमें ये नहीं थे। उसके बाद तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने इस बहस को खत्म किया। उन्होंने केशवानंद भारती जो जजमेंट आया था उसका जिक्र किया, जो 1973 में आया था, और उसके बाद उन्होंने इस बारे में कहा कि सेक्युलरिज्म ये भारत की संस्कृति में है और इसीलिए इस बहस को हम दूर रखना चाहते हैं। तब तो सरकार ने इस बहस को दूर रखा। आज क्या वजह है एक बार फिर कि यह बहस को दोबारा निकालने की कोशिश की जा रही है? और अब तक तो सरकार की तरफ से इस पर रुख साफ नहीं है, लेकिन क्या कारण है कि जो 1998 में समीक्षा के लिए कमेटी बनाई उसमें से बहस को दूर रखा गया और एक बार फिर यह बहस वापस करना शुरू हो गया? डॉक्टर आजाद, सबसे पहली बात साहिल जी मैं बता दूं कि मैं यहां सरकार की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं, जो कि एक लोकतांत्रिक पार्टी है, जो कि विमर्श में यकीन रखती है। लाल कृष्ण आडवाणी हमारी जब भी सरकार बनी है वो लोकतांत्रिक सरकार बनी है और वो विमर्शों नेता। मैं आ रहा हूं, मैं आडवाणी जी के, अरे मैं आडवाणी जी और वाजपेयी जी दोनों पे आ रहा हूं। लोकतांत्रिक विमर्श के तहत ही हमें कोई फैसला करने में हमें सहूलियत होती है, अपनी आराम से हम सहजता के साथ कर पाते हैं। जब वाजपेयी जी ने संविधान समीक्षा की एक कमेटी बनाई थी, उसमें विपक्ष के बहुत मेंबर थे, उसमें बाकी लोग भी थे और एक मिलीजुली सरकार थी। उस वक्त ओपिनियन फॉर्म नहीं हो रहा था, इसलिए आडवाणी जी ने उस वक्त इस विमर्श को हवा देकर, और हमारा कारगिल युद्ध हो गया था, देश की और स्थितियों को देखते हुए इस विमर्श को उस समय खत्म कर दिया। हम उस समय पोजीशन में नहीं थे, आज हम इस पोजीशन में हैं। आज भी सरकार ये विमर्श नहीं कर रही है, कोई एनडीए सरकार की तरफ से ये विमर्श नहीं आया है। ये विमर्श करने का सुझाव आया संघ की तरफ से, उसको सेकंड किया बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने,
उसको सेकंड किया बहुत सारे देश के नागरिकों ने, और आज इसीलिए आज तक भी इस पे विमर्श कर रहा है, आपका सर्वे भी इस पे विमर्श कर रहा है, इसलिए बाकी विमर्श भी हो रही है। इस विमर्श का यह भी मतलब नहीं है कि संविधान से सेकुलर और सोशलिस्ट निकालने पर सरकार सैद्धांतिक सहमति बना ले, क्योंकि ये तो जब भी होगा पार्लियामेंट से होगा ना, जब पार्लियामेंट से होगा तो किसी से छुपेगा नहीं। तो आज हम ये विमर्श कर रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा मुझे एडवांटेज जो दिख रहा है कि मैं जब से बड़ा हुआ, जब से मैंने संविधान पढ़ा, तब से मैं खुद सोचता था कि ये क्यों डाला गया, और मुझे तुष्टीकरण के अलावा इसका कोई कारण दिखाई नहीं देता था। भाई आप जब समाजवाद डाल रहे हैं तो आप सोशलिज्म डालना, आप कैपिटलिज्म क्यों नहीं डालिए कभी? और इसीलिए तुष्टीकरण, ये बिल्कुल बहस तुष्टीकरण, एक बार प्योर फिर शुरू हो तुष्टीकरण, चुकी है। वो भी क्या इसलिए आपको लगता है क्योंकि मुसलमानों कि की जो फोर्स में, एक जयराम मिनट खत्म रमेश कर दूं, 10 आरोप सेकंड लगाने की साहिल कोशिश कर रहे हैं। साहिल जी 10 सेकंड दीजिए मुझे, साहिल जी जी साहिल जी 10 सेकंड दीजिए मुझे, 10 सेकंड दीजिए मुझे, मैं जी खत्म करिए। इमरजेंसी के दौरान ऐसा नहीं है कि मुसलमानों पर अत्याचार, जी इमरजेंसी के दौरान ऐसा नहीं है कि मुसलमानों पर अत्याचार नहीं किए गए थे। फोर्सेबल कैस्ट्रेशन, नसबंदी करवा के कम से कम एक करोड़ से ऊपर की नसबंदी करवाई गई थी, 1 लाख से ऊपर लोग जेल डाल दिए गए थे। जब मुसलमानों में यह विरोध उपड़ने लगा तो उस वोट बैंक को बचाने के लिए, सहेजने के लिए यह सेकुलरिज्म घुसा दिया गया। उस वक्त कोई मुसलमानों का तुष्टीकरण इसलिए क्योंकि मुसलमानों को पटाना था और कुछ नहीं था। शाहबानो केस में वही हुआ, हर चीज वही होते गया है देश में। 2013 में जो कम्युनल प्रोसेसिंग बिल लाने की कोशिश की गई थी, वो भी इसी का हिस्सा कुल थी। मिलाकर आपका इस यह कहना है चीज कि में तुष्टीकरण देश का विमर्श मुद्दा है, और सोचिए। जिसके वजह से ये दो ये शब्द जरूरी है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में, इस प्रीएम्बल में घुसा दिए गए थे। ये आपका दरअसल कुल मिलाकर आरोप है। ये आरोप बीजेपी कई दिनों से लगा रही है, और इसी मुद्दे को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे कि इन शब्दों को हटा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो भी मैं उस पर टिप्पणी करूंगा, वो भी मैं लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन नीरज मिश्रा, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से ये डिबेट एक बार फिर छिड़ चुकी है, जो इससे पहले कई बार हुई है लेकिन उसके बाद खत्म भी हो गई, इस बार क्या सचमुच में ये कोशिश की जा रही है, जो आरोप कांग्रेस लगा रही है कि अब उनके पास सत्ता है तो एक बार फिर उनके वैचारिक मूल्यों के आधार पर यह प्रस्तावना हो जाए? साहिल जी, वैसे तो जो आपका आखिरी सवाल था अजय आलोक को, जिसने उन्हें थोड़ा असहज कर दिया, उसी में बहुत सारे जवाब थे कि क्यों जो इनके आइडियोलॉजिकल स्टॉलवर्ड्स थे उनको भी आखिरी में यह हार माननी पड़ी कि देश की जो मूल भावना है, जिसमें सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म एकदम एनग्रेव्ड है, उससे ये दूर नहीं हो सकते। और बात तो बहुत सीधी सी है साहिल जी, कि ना मस्जिद का ना मंदिर का सवाल है, ये तो संविधान के उजालों का हाल है, जहां हर मजहब को मिले बराबरी का अधिकार, जहां हर गरीब के सपने को मिले आधार। सेक्युलर और समाजवादी, यही तो पहचान है, यही तो मेरे भारत की असली जान है। देखिए, अजय आलोक जी को इतने साल से इस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़कर ये समझ नहीं आया कि इसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड क्यों है। मुझे लगता है कि वो जो सेलेक्टिव रीडिंग की आदत है, जिसमें शायद ये अनुच्छेद 14, 15, 16, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, 27, 28, ऐसा ही अनुच्छेद 38, 39, 40, इन सारे अनुच्छेदों को इन्होंने उस सेलेक्टिव रीडिंग के दौरान दरकिनार कर दिया होगा। क्योंकि इस संविधान के अंदर हम इस बात को तो नहीं नकार सकते कि प्रस्तावना में 1976 में ऐड हुआ, लेकिन इस संविधान की जो मूल भावना है, उस मूल भावना में धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर और साथ ही साथ वो आर्थिक और सामाजिक आधार पर वो जो इक्वालिटी की बात रखी गई, वो जो प्रिंसिपल्स रखे गए, उसी को इस प्रस्तावना के अंदर डाला गया। और यही बात जब बार बार कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए, तो जैसा आपने ठीक कहा, चाहे वो केशवानंद भारती का केस हो, चाहे वो एसआर बुमई का केस हो, चाहे वो मिनर्वा मिल्स का केस हो, इन सब केसेस के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो संविधान की मूल प्रस्तावना है उसमें सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म दोनों सबसे बड़े पिलर्स हैं, और उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और साहिल जी, हम लोगों को ये तो समझना होगा कि ये प्रस्तावना कोई सिर्फ शब्दों का एक संकलन नहीं है, ये तो हमारे उस संविधान की आत्मा है, ये तो हमें दिशा दिखाती है, और उस दिशा से हम जैसे भटक जाएंगे। आप मुझे एक बात बताइए, आज अगर हम इस देश के अंदर संविधान में से सोशलिस्ट शब्द को हटा देते हैं, तो क्या वो जो पंक्ति में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति है, जिसके लिए पॉलिसी बनाना इस सरकार की जिम्मेदारी है, क्या हम उसको मजबूर कर पाएंगे कि आप ये सोशलिस्ट अप्रोच के साथ उस आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के लिए काम कीजिए? आप इस देश से अगर इस संविधान से सेक्युलर शब्द को हटा देंगे, तो क्या इस देश का जो माइनॉरिटी वर्ग है, क्या आप उसको ये विश्वास दिला पाएंगे कि वो दोयम दर्जे का नागरिक नहीं हो जाएगा?
इस देश के अंदर, इस संविधान के अंदर और उसकी मूल प्रस्तावना में इन शब्दों नीरज को मिश्रा इसीलिए जी। रखा गया है। नीरज मिश्रा जी, देखिए मैं बात ये बात 10 वहीं सेकंड पर आती दीजिए। है। मैंने वहां पर लाल कृष्ण आडवाणी का जिक्र किया। मैं आता हूं आपके पास अजय आलोक। मैंने लाल कृष्ण आडवाणी का जिक्र किया, लेकिन उसी तरीके से प्रधानमंत्री नेहरू का भी जिक्र होना चाहिए, क्योंकि ये जब डिबेट छिड़ी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तब नेहरू ने उसको पुश नहीं किया। वो खुद एक सोशलिस्ट थे, वो अपने आप को समाजवादी मानते थे, लेकिन उसके बावजूद नेहरू ये कह रहे थे कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि जो एक वेलफेयर स्टेट इंश्योर करता है। वो कहता है कि भारत एक वेलफेयर स्टेट है, लोगों की भलाई के लिए बना हुआ राज्य है, और ये दिखता है कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके साथ साथ उनको यह भी लग रहा था कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का ढांचा ही इस तरीके से, उसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो या बाकी सारी चीजें उसमें ऐसी है कि जिसके वजह से हर धर्म का समान सम्मान ये उसमें उचित किया गया है, उसमें इंश्योर किया गया है। तो ऐसे में ये दो शब्द डालने की कोई जरूरत नहीं है, यह खुद नेहरू समझते थे। तो ऐसा क्या हुआ 1976 में कि इन दोनों शब्दों को डालने की जरूरत पड़ी, और जिसके वजह से आज बीजेपी सवाल उठा रही है कि कहीं ना कहीं ये राजनीति कहीं कुछ और है, उस वक्त की स्थिति कुछ और थी, और इसीलिए ये दो शब्द वहां पर डाले गए थे। देखिए साहिल जी, इस बात से तो हम लोग इनकार नहीं कर सकते कि हर समय की परिस्थिति अलग होती है। उन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स का जहां जिक्र हो रहा है, वहां सच में इन्हीं बातों को कहा गया जो मैं अभी कह रहा था कि अनुच्छेद 14 से 16 हो, अनुच्छेद 25 से 28 हो, अनुच्छेद 38 से 40 हो, इन सब के अंदर वो पूरी भावना को कूट कूट कर भरा गया है। लेकिन समय की मांग को समझते हुए जब इन मूल्यों को देश की जनता के सामने सरल और सहज तरीके से दिखाना था और उस भाव को सबके सामने रखना था, क्योंकि आप 1977, 73, 74, 75 के दौर के जो राजनीतिक और सामाजिक परिवेश है उन सबको समझ रहे हैं। उसके होने के बावजूद जब देश की जनता को हमें एक क्लियर मैसेज देना था कि इस देश की जो परिकल्पना है वो उस सेक्युलर फैब्रिक के साथ है, इस सरकार की जो परिकल्पना है उस सोशलिस्ट अप्रोच के साथ है, तो उसको संविधान की प्रस्तावना के साथ मर्ज किया गया। और जब आगे भी कोई समय आएगा, संविधान के और भी कोई ऐसे मूल्य जो आपको लगता है कि देश की जनता को बताने की बारी आएगी, तो हो सकता है कि आगे की सरकारें कोशिश करें, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है आप उस बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म नहीं कर पाएंगे। आज आप इस शब्द को हटाने की भी कोशिश करेंगे तो आप क्या राइट टू इक्वालिटी, राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिस, राइट टू फॉर्मेशन, राइट टू रिलीजियस इंटरप्रिटेशन, आप क्या इन सारे जो हमारे यही तो सवाल अधिकार उठता है ना हैं, क्या नीरज इन मिश्रा, सबको खत्म कर देंगे? कि जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही इन्हीं आधारों पर बना हुआ है, इक्वालिटी, वेलफेयर कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, तो फिर स्पेसिफिकली ये दो शब्द डालने का क्या मतलब है? क्योंकि इसके मतलब कुछ और भी निकलते हैं। वेस्टर्न फॉर्मेट में सोशलिस्ट होने का मतलब कुछ और निकलता है, भारतीय कॉन्टेक्स्ट में उसका मतलब कुछ और निकलता है। तो ये कंफ्यूजन क्यों? और उसके साथ साथ जो आरएसएस का आरोप बार बार इस पर लगता है कि आप इन शब्दों को डाल के भारत की जो धार्मिक स्थिति है उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जिसका साहिल जी, जिक्र मुझे ऑर्गेनाइजर लगता में भी है किया गया है। मुझे लगता है जो अभी पीएससी के आंकड़े निकल कर आए, जिसमें उस धर्मनिरपेक्ष शब्द के बारे में जब सेक्युलरिज्म की बात की, तो अधिकांश लोग इस बात को मान रहे हैं कि सभी धर्मों के प्रति सम्मान की बात हो रही है। और हम यही बात तो हर बार कहते हैं कि हमारे देश का जो सोशल फैब्रिक है, वो गंगा जमुनी तहजीब जो है, वो यही कहती है कि हम सबका सम्मान करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो हो सकता है वेस्टर्न डेमोक्रेसीज की तरह आज हम भी एक स्टेट रिलीजन की बात कर देते, लेकिन क्या उस स्टेट रिलीजन के साथ हम क्या जिस विकास की यात्रा पर निकले हुए हैं, क्या हम वहां पहुंच पाते? ये सबसे बड़ा सवाल है। और उस परिप्रेक्ष्य में जब 1947 का जो दंश है वो आज तक हम लोगों को सताता है, तो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये सारी चर्चा हुई, यही सवाल उठता है जो आरएसएस ऑर्गेनाइजर में खास करके लिखा गया है, और वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि धार्मिक मूल्यों को कमजोर करने की कोशिश है। इन दो शब्दों का प्रयोग, ये धार्मिक मूल्यों को कमजोर करने की कोशिश कैसे हो गई अजय आलोक? देखिए साहिल जी, ये जब अब ये सवाल जब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देश को क्या समझ में आएगा? तो नीरज जी का ये कहना कि धार्मिक मूल्यों को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, धार्मिक दंश तो हमने झेला था 1947 में, जब धर्म के आधार पर ऑर्गेनाइजर कह रहा है, हुए थे। ये ऑर्गेनाइजर में लिखा हुआ है कि धार्मिक मूल्यों को कमजोर करने की कोशिश है। अगर आप इन दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो ऑर्गेनाइजर कहता है कि धार्मिक मूल्यों को कमजोर किया जा रहा है उसके वजह से।
इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि लगातार धार्मिक मूल्यों को कमजोर करने की कोशिश 70 साल से की गई। अब मुझे एक सवाल का जवाब दे दे, और आपके माध्यम से पूरे देश की जनता। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान रचयिता हम लोग मानते हैं, राजेंद्र प्रसाद जी थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लोकमान्य तिलक थे, जितने उस समय के लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जितने उस वक्त के तमाम बड़े नेता थे संविधान की सभा में थे, वो बेवकूफ थे। सबसे बड़ी अक्लमंद इंदिरा गांधी हुई कि उनको ये लगा कि नहीं, ये दो शब्द तो डाल नहीं पड़ेंगे। यही ना मतलब हुआ, इसका तो मतलब यही हुआ। अब मुझे दो बात एक बता दीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर बड़े कि इंदिरा गांधी बड़ी? कांग्रेसी पार्टी जवाब दे इस बात का, बाबा साहब अम्बेडकर बड़े कि इंदिरा गांधी बड़ी? धार्मिक, जब हम लोग कहते हैं कि धार्मिक मूल्यों को कमजोर करने की कोशिश की गई है, 1940, एक मिनट, मैं सब आपके दर्शकों को कहूंगा, 42nd अमेंडमेंट पढ़ें सब कोई, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था। इस कांग्रेस पार्टी ने अब तक इस देश के संविधान में 90 बार संशोधन किए। पहला संशोधन तब किया जब इलेक्टेड भी नहीं हुए थे, 1950 में। हम संविधान को अंगीकार करने के चौथे महीने में काम चलाऊ सरकार में नेहरू जी ने संविधान को संशोधन कर दिया था। संविधान की तो हत्या इन्होंने लगातार भाई की, कब नहीं की? एक से एक संशोधन हुए। आज हम जब कह रहे हैं कि बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, एक तो हमने उनको भारत रत्न देने में 50 साल लगा दिए। अब जो संविधान का आत्मा, जिसको प्रेम्बल कहते हैं, हमारी मूल प्रस्तावना, उस आत्मा से छेड़छाड़ की 1976 में। आज की तारीख में जब लोग कहते हैं कि संविधान की आत्मा से छेड़छाड़ ठीक नहीं है, वापस उसको ओरिजिनल फॉर्म में ले आइए, आप वो भी मानने को तैयार नहीं है सर। संविधान के अंदर में जितनी देवी देवताओं की फोटोज थी, चाहे भगवान शिव हो गए, भगवान राम हो गए, भगवान कृष्ण हो गए, आज के संविधान में सारी पिक्चर्स गायब कर दी गई। क्यों? ये किसके धार्मिक मूल्यों को मजबूत करने, किसके धार्मिक मूल्यों को कमजोर करने की बात की गई? जो ऑर्गेनाइजर कह रहा है। अगर सच्चाई कहना गुनाह है तो ऑर्गेनाइजर गुनाह है, गुनहगार है। अगर विमर्श करना गुनहगार है तो मैं गुनहगार हूं, आज तक गुनहगार है, सब कोई गुनहगार है। तब तो इस देश में लोकतांत्रिक विमर्श होना ही नहीं चाहिए था, जैसे 75-76 में हुआ था। कोई लोकतांत्रिक विमर्श नहीं, वन वे और हाईवे, जो इंदिरा कहे सही। दो और सवाल हमने पूछे हैं अजय ऐसा आलोक, विमर्श नहीं है लोगों से। साहिल जी सिर्फ लोगों से दो और सवाल हमने पूछे हुए हैं, वहां पर भी मुझे जाना है। नीरज मिश्रा, जल्दी से 20 सेकंड में आप जवाब दे सकते हैं तो दीजिए, क्योंकि जितेंद्र कुमार से भी मुझे एक जल्दी से सवाल पूछना है। नीरज मिश्रा, ओपनिंग रिमार्क। साहिल जी देखिए ना ऑर्गेनाइजर और उसके विचारों के ऊपर जो अजय आलोक कह रहे हैं, बाबा साहब सही, बाबा साहब सही या इंदिरा सही? 1952 में जब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज की बात हो रही बाबा थी, साहब तो सही या इंदिरा ऑर्गेनाइजर में सही? पहला लेख लिखा गया कि इस देश की महिलाओं, दलितों सवाल के से पास भागिए मत नीरज वोट जी। का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसी बाबा देश के साहब अंदर सही या इंदिरा सही? 1991 में ऑर्गेनाइजर लिखता है कि बाबा डिनाउंसिंग द साहब सही या इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन एज सही? एंटी हिंदू, जो हमारे संविधान को बाबा एंटी साहब हिंदू सही या बनाना इंदिरा चाहता है, सही? ऐसे मैगजीन और ऐसे बाबा संघ के साहब बारे में अम्बेडकर सही या इंदिरा अगर सही? अजय आलोक जी, बाबा साहब अम्बेडकर सही या इंदिरा सही? अजय आलोक जी, बाबा आप साहब जब सही या इंदिरा अम्बेडकर सही? जी के इसका बारे जवाब में बात दीजिए। करते हैं तो भाग इस नहीं देश सकते की आप। जनता ये आप भाग समझती नहीं है कि सकते। आप किस राहुल तरीके की गांधी बात, से ही पूछा कोई जाएगा। नहीं भाग रहा बाबा है। साहब सही देखिए, या वो इंदिरा तो गांधी बाबा सही? साहब के मूल्यों को ही तो इस जवाब देश के दीजिए फिर, अंदर बाबा साहब सर्वोपरि अम्बेडकर रखा सही गया या इंदिरा कि सही? संविधान की प्रस्तावना जो पहला अरे पेज भाई, है एक सवाल उसके छोटा सा है, ऊपर बाबा साहब के अम्बेडकर सिद्धांत सही लिखे हुए या इंदिरा हैं। सही? और आप लोगों का जिस तरीके का रिलेशन बाबा साहब के साथ रहा, मैं ये कह रहा हूं, उसके बाबा ऊपर साहब देश सही की थे या जनता इंदिरा को गांधी बताने सही की थी? जरूरत। मैंने तो कहा आलोक जी कि इंदिरा जी ने तो बाबा आप साहब भाग के रहे हैं सवाल इतिहास के को। पन्ने खुलेंगे आप भाग रहे हैं। तो आज तक हर के किसी माध्यम के से लिए करोड़ों दिक्कत हो जाएगी। अजय आलोक जी, कांग्रेस के लिए भी दिक्कत आपको हो मुझे जाएगी लगता है ये बात और नहीं समझ बीजेपी आ के लिए रही भी दिक्कत हो कि जाएगी। इंदिरा जी तब जब संविधान के दोनों ही अंदर पार्टी के अलग अलग सेक्युलर नेताओं ने जो सोशलिज्म भूमिकाएं लाती ली हैं, थी तो वो आज के तो परिप्रेक्ष्य में अगर पूछा जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक मिनट मिश्रा जी, एक सेकंड जरा जितेंद्र कोई कुमार से दिक्कत नहीं पूछ होगी लेते हैं, मुझे। क्योंकि उनकी वैचारिक पार्टी तो तौर से बहुत समाजवाद के स्पष्ट नाम हैं। पर ही बनी हुई है, ठीक है। उनकी पहली पार्टी का नाम तो समता पार्टी था, जो आज जनता दल यूनाइटेड बन चुका है। उनके पार्टी के जो बनाने वाले हैं जॉर्ज फर्नांडिस, वो समाजवाद के मुखर नेता माने जाते थे। नीतीश कुमार भी समाजवाद का पाठ पढ़कर ही राजनीति में आए हुए थे। और ऐसे में जितेंद्र कुमार, अगर ये बहस छिड़ जाती है कि समाजवाद और सेक्युलर ये शब्द हटा दिए जाए प्रीएम्बल से, तो आपकी भूमिका क्या रहेगी जेडीयू की? और खास करके अब बिहार के चुनाव भी है। हमारी पार्टी का मानना है साहिल जी, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म संविधान का इंटीग्रल पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने भी केशवानंद भारती के मामले में इसको साबित किया है, सिद्ध किया है और इस पर अपना निर्णय दिया है। संविधान का अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में इसकी चर्चा है, जिसका प्रतिबिंबन प्रस्तावना में दिखता है।
हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और हमारी पार्टी जिन 5 आदर्श पुरुषों के शिक्षाओं पे चल रहा है, उनके पदचिन्हों पे चल रहा है, उसमें महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण, लोहिया और कर्पूरी ठाकुर शामिल हैं। तो हम लोग तो आधुनिक समय में 2025 में समाजवादी मूल्यों के सच्चे वाहक हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने बिहार में सामाजिक न्याय के साथ विकास को सुनिश्चित किया है और पंचायती राज संस्थानों में लैंगिक समानता सुनिश्चित करते हुए महिलाओं को आरक्षण दिया है। हम लोग किसी भी प्रकार के तुष्टीकरण का विरोध करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम लोग फांसीवाद के भी विरोधी हैं। हम लोगों ने मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों को भी यानी चर्चों को भी घेरेबंदी या बाड़ेबंदी करवाया है। तो पार्टी की भूमिका छोड़िए, धार्मिक मुद्दे से जुड़ा हुआ जो मेरा झगड़ा है, स्पेसिफिक सवाल है, टेंशन है, वो दूर हो जाए। जितेंद्र कुमार जी, जी मेरा स्पेसिफिक सवाल है, जो ऑर्गेनाइजर सवाल उठा रही है कि धार्मिक मूल्यों को हटाने की कोशिश है। अगर ये 2 शब्द रहते हैं तो जो भारत के धार्मिक मूल्य है आरएसएस के मुताबिक, वो धार्मिक मूल्यों को यहां पर हटाने की कोशिश है। अगर समाजवाद और सेक्युलर ये 2 शब्दों का प्रीएम्बल में इस्तेमाल होता है तो क्या आपकी पार्टी की भूमिका है कि क्या ये 2 शब्द हटा देने चाहिए और जो मूल प्रीएम्बल था उसको एक बार फिर लागू कर देना चाहिए, जो प्रस्तावना थी कॉन्स्टिट्यूशन की? उसका जवाब जल्दी से दीजिए जितेंद्र कुमार जी, उसके बाद आगे के 2 सवाल भी लेंगे, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। जितेंद्र कुमार। मेरी पार्टी जनता दल यूनाइटेड संविधान की प्रस्तावना में किसी भी प्रकार के छेड़छाड़ का विरोध करती है और ये दोनों शब्द संविधान की प्रस्तावना में रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग समाजवाद के सच्चे वाहक हैं और हम लोग की पार्टी इस बात में विश्वास रखती है कि विकास के क्रम में जो आखिरी व्यक्ति है, पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति, उसका भी विकास हो और ग्रास रूट लेवल पे विकास हो, तृणमूल स्तर पे विकास हो, और वे व्यक्ति जो समाजवाद का नाम लिए बिना सारा वेलफेयर इकोनॉमिक्स कोई भी पार्टी की सरकार आए वो लागू करती है, लेकिन इन 2 शब्दों की अहमियत प्रीएम्बल में है कि नहीं है, उसका जवाब दीजिए। आप बता दीजिए कि नहीं पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ठीक ठाक है तो इन 2 शब्दों की जरूरत नहीं है, जो आरएसएस और बीजेपी आज की स्थिति में बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं। आरएसएस की तो मांग है ही, दत्तात्रेय होसबले कह चुके हैं उस बात को। इन दोनों शब्दों की अहमियत संविधान की प्रस्तावना में है और हमारी पार्टी इसका पुरजोर समर्थन करती है। हमारा देश सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखता है। इस पर आपसे जवाब लेंगे। अभी तक बाहर के जितने भी लोग आए, अगले 2 सवाल जो हमने जनता से पूछे थे वो जरा जल्दी से ले लेते हैं। आशुतोष भी इंतजार कर रहे हैं कब से, संजय कुमार भी इंतजार कर रहे हैं। अगले 2 प्रश्न जो हमने लोगों से पूछे थे उस तरफ भी जाएंगे और उस पर भी हम बात करेंगे। तो 5वां सवाल जो हमने जनता से पूछा था कि आपके अनुसार भारतीय संदर्भ में समाजवादी शब्द का मतलब क्या है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। जो वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट है सोशलिस्ट शब्दों का, उसका मतलब अलग होता है। जो रशिया में लागू किया गया था, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो था, उसके मुताबिक गवर्नमेंट और कलेक्टिव ओनरशिप होती है। लेकिन भारत के संदर्भ में अगर हम समाजवाद देखें तो उसका मतलब अलग निकलता है। जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होता है और उसके साथ साथ मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी कुछ चीजें जो पूरी सरकार या राज्य उसको ओनरशिप होता है और बाकी प्राइवेट ओनरशिप भी चल जाती है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों फल फूल सकते हैं। इस तरीके का भारतीय कॉन्टेक्स्ट में उसका मतलब निकाला जाता है। तो अगर हमने पूछा कि भारतीय संदर्भ में समाजवाद शब्द का अर्थ क्या है, तो उसका मतलब ये ज्यादातर जो 18.1% लोग जो है वो ये समझते हैं इस शब्द का मतलब। उनको लगता है कि जो प्रमुख भारत के पास अलग अलग प्रमुख उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण, ये जो है ये मुख्य लोगों को लगता है कि 9.3% एनडीए के जो लोग हैं उनको लगता है कि प्रमुख उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण जो अब तक भारत में चलता रहा। विपक्ष में 18.3% लोगों को लगता है कि 18.1% लोगों को लगता है कि प्रमुख उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण जो है यही समाजवाद का असली मतलब हम निकाल सकते हैं। और उसके साथ साथ दूसरा जो उसका मतलब हम निकाल सकते हैं जो कहा गया है वो ये कि धन का समान वितरण, जिसका जिक्र कई बार किया गया है, जो संपत्ति का समान वितरण, वो भी मानने वाले लोग हैं। विपक्ष में
13% लोग जो है वो कहते हैं कि हाँ इससे हम इस मतलब को हम मानते हैं। 11.3% लोग कहते हैं, एनडीए के समर्थक वो कहते हैं कि हाँ धन का समान वितरण, इसको हम मानते हैं कि समाजवाद का मतलब है, ये इसका मतलब निकलता है। तीसरा, गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, ज्यादातर लोगों को इस देश में लगता है कि करीब करीब 50% लोगों को इस देश में लगता है कि हाँ ये इसका असली मतलब है कि गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, ये इसका असली मतलब भारत में निकालते हैं लोग। और बाकी कुछ और अन्य बाकी लोग इस पे कहते हैं। और आखिर में जो छठा सवाल पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्दों को हटाने पर जो बहस हो रही है वो राजनीति से प्रेरित है? तो हां, पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है ये पूरी बहस। ये मानने वाले 63.7% लोग ये कहते हैं कि हां ये राजनीति से प्रेरित ये बहस है। लेकिन एनडीए के समर्थक भी 44% लोग, एनडीए के समर्थक ये मानते हैं कि हां ये राजनीति से प्रेरित बहस है। यानी कुल मिलाकर 50% से ज्यादा लोगों को लगता है कि ये पूरी बहस ये राजनीति से प्रेरित है। आशुतोष, जो आपने सुना, आपने देखा, राजनीति से प्रेरित बहस लगती है पूरी, क्या इसका फायदा होगा? क्योंकि इससे पहले भी बिहार चुनाव के वक्त इस तरीके की बहस निकली थी, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था सरकारी पार्टियों को। देखिए साहिल, सबसे पहले तो यह समझनी पड़ेगी कि ये जो बहस, इस बहस को जिंदा क्यों किया गया, जबकि यह बहस सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्तर पर पूरी तरीके से खत्म कर दी। एक बार नहीं, कम से कम 2 बार। पिछले अक्टूबर में, अक्टूबर 22-23 अक्टूबर को 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म शब्द को संविधान से नहीं हटाया जाएगा। और उसके बावजूद इस बहस को जिंदा क्यों किया जा रहा है? इस बहस को इसलिए जिंदा किया जा रहा है क्योंकि सेकुलरिज्म शब्द को हटाकर हिंदू राष्ट्र शब्द लाने की कोशिश हो रही है। इसमें इसको समझने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि आप जब इस सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को हटाने की बात कर रहे हैं तो फिर अब तक जितने अमेंडमेंट्स हुए हैं वो भी नलीफाई कर दीजिए, तब तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। आपने 100 से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं, और अगर 100 से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुके तो इसका मतलब जो ओरिजिनल संविधान है बाबा साहब अम्बेडकर का, वो वैसा नहीं बचा है। तो आप सारे संविधान को हटाने की बात कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि संविधान एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसमें लगातार बदलाव की जरूरत है, इसलिए इसमें लगातार अमेंडमेंट की बात की गई है। यह बात भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस नहीं समझना चाहती, क्योंकि वो मूलतः अपने स्वभाव में इस संविधान से नफरत करते हैं। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, ये अगर आरएसएस के प्रमुखों का बयान उठा के देख लें, जब 26 नवंबर 1950 को जब संविधान लागू किया गया था, उस वक्त गोलवलकर ने कहा था कि इसमें तो भारत की आत्मा नहीं, इसको तो भारत का हिंदू मानेगा ही नहीं। वहां तक कि झंडे की बात, तिरंगे की बात हम कह दिया तो अपशकुन है। लेकिन हिंदुओं ने पिछले, लेकिन वो शब्द जोड़ने की बात कहां कर रहे हैं? वो तो सिर्फ 2 शब्द निकालने की बात कर रहे हैं आशुतोष। नहीं, सवाल और 2 जो शब्द संविधान देश में 1950 से था। सवाल देखो साहिल, अगर 27 साल तक था पार्टी और आरएसएस के लोग अगर सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दिल से लगाना चाहिए। और आपको याद होगा कि जब बाबरी मस्जिद के मसले पर भी फैसला हुआ था, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि सेकुलरिज्म जो है ये भारत का बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जल्दी से आपका जवाब, आखिर में संजय कुमार के पास जाऊंगा मैं। अजय आलोक, जल्दी से आपका जवाब। आशुतोष को अर्ध सत्य बोलने की बड़ी बीमारी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी करने की बीमारी अजय आलोक जी को है। सुप्रीम कोर्ट डिसमिस्ड दिस पिटीशन स्टेटिंग, अब बीच में नहीं, अब एक मिनट मैं बीच में नहीं बोला था। टिप्पणी करेंगे तो फिर मैं टिप्पणी करूंगा आपके ऊपर। द सुप्रीम कोर्ट dismissed this petition stating that the constitution, एक मिनट मैं उस पे भी बोल रहा हूं भैया, बीच में क्यों बोल रहे हैं, समय कम है। stating that the constitution is a living document and can be amended including the preamble, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और उसके बाद कहा, इतने दिन के बाद आपको याद आई है जो यहां आ गए हैं, अगर चेंज करना है तो जाइए वही चेंज कीजिए जहां चेंज किया गया था। मतलब कि 44 साल बाद पूरी बात बताया कीजिए ना, आधा बात नहीं बताइए। मैं आपको बता इट कैन बी अमेंडेड। जब प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है तो उस अमेंडमेंट को खारिज भी किया जा सकता है। क्या पहले अमेंडमेंट्स को खारिज नहीं किया गया है? यही बात तो विमर्श की बात है, यही बात विमर्श में डालने की बात हो गई है। तो संविधान विरोधी कहां से हो गया? तब तो संविधान विरोधी कहां से हो गया? प्रो हिंदू राष्ट्र, इसमें हिंदू राष्ट्र डालने की बात कहां से हो गई? ये होता है कम्युनलिज्म का जहर, ये होता है कम्युनिज्म का जहर। अभी आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र डालने की सोचते हैं, भाई किसने कहा हिंदू राष्ट्र डालने की? या आशुतोष कह रहे हैं, आशुतोष कह रहे हैं। एक मिनट, जरा सबको शांत करिए। मुझे संजय कुमार से आखिर में एक शब्द, एक प्रतिक्रिया लेनी है आखिर में, क्योंकि ये बहस लंबी छिड़ सकती है। आखिर में
लोगों को जब पूछा गया समाजवादी का मतलब क्या है तो लोगों ने सही मतलब बताया उनके मुताबिक। उनका कहना है कि लोक कल्याणकारी योजनाएं, गरीबों के लिए योजनाएं, ये साफ मतलब उन्होंने निकाला है। उसके साथ साथ वो ये भी देख रहे हैं कि इसके पीछे राजनीति भी उनको नजर आती है। लोग होशियार हैं, ये बेवजह बहस है और इसका कोई असर नहीं होगा, ऐसा आपको लगता है जिस तरीके के से लोगों की प्रतिक्रिया इस पर दिख रही है? संजय कुमार जी। नहीं, मुझे लगता नहीं है कि इसका असर नहीं होगा लोगों पर। वजह बेवजह है या नहीं, इस पे कई लोगों ने अपने अपने विचार रखे। मुझे लग रहा है कि संविधान की जो इंटरप्रिटेशन का सबसे बड़ा अधिकार किसके पास है या पावर किसके पास है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। मुझे लगता है कानून संगत होने की जरूरत है, कानून के हिसाब से चलने की जरूरत है। इस पर पब्लिक सेंटिमेंट्स से बहने की जरूरत नहीं है कि क्या संविधान में परिवर्तन होना चाहिए, सोशलिस्ट और सेकुलर रिपब्लिक जो शब्द है उसको हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। इस मसले का हल सर्वे करके नहीं निकलेगा, निकलना भी नहीं चाहिए कि जनता इस पर क्या सोचती है, क्योंकि ये कानूनी दांवपेच है, ये संविधान के इंटरप्रिटेशन का सवाल है और संविधान का इंटरप्रिटेशन सबसे अच्छा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, क्योंकि उन वहां पे जो लोग बैठे हैं, जो जजेस हैं, उनको इसके बारे में ज्ञान है। सवाल यह है कि लोग ये कह रहे हैं इसका असर होगा या नहीं होगा। असर तो जरूर होगा। जिस तरह से चीजों पे डिबेट होती है तो बिल्कुल आप देखें, कोई भी मुद्दा लेके आते हैं तो लोग दो खेमे में बट जाते हैं। और आपने देखा अलग अलग मुद्दों पर एनडीए के समर्थक का ओपिनियन अलग है, तो जो दूसरी पार्टी के समर्थक है, यूपीए के समर्थक या इंडिया के समर्थक, उनके ओपिनियन अलग है। दो खेमे। संजय कुमार जी माफ करिए, आज के डिबेट में मेरे पास सचमुच में ज्यादा समय नहीं है कि मैं इस डिबेट को और आगे बढ़ा सकूं, लेकिन ये दो खेमे साफ नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी साफ नजर आ रहा है कि लोगों को दिखता है कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीति है और राजनीति से प्रेरित ये डिबेट यहां पर हो सकती है। कहां तक ये डिबेट जाएगी आने वाले सत्र में, सेशन में, पार्लियामेंट के सेशन में, क्या ये डिबेट एक बार फिर छिड़ी जाएगी? इस सारे मुद्दों पर हमारी नजर बनी रहेगी।